नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार ज़िंदगी के नए पायदान के साथ। आज 110वें पायदान में एक ऐसी बेटी है, एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आई हूँ, जो किसी परिचय की बिल्कुल मोहताज नहीं है। अगर आप गूगल बाबा पे उनका नाम सर्च करते हैं, तो उनके बारे में बहुत सारी आपको जो जानकारी है, वो प्राप्त हो जाएगी। और जैसा कि हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि हम अपने किरदार ज़िंदगी में नायाब हीरे को तलाश कर लाते हैं। तराशता तो उन्हें भगवान है, उनकी मेहनत है, उनकी लगन है, लेकिन तलाशने का काम हम करते हैं। और तलाश कर फिर लेकर आई हूँ एक बागपत की एक ऐसी बेटी, जिन्होंने 2016 में सिर्फ पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं किया, बल्कि 2016 से स्पोर्ट्स के दम पर, खेल के दम पर, टेबल टेनिस के दम पर न जाने कितने गोल्ड मेडल जीत कर लाई हैं और भारत का परचम लहराया है। और कहते हैं ना कि किरदार ज़िंदगी में जितने भी किरदार आए हैं, वो सब किरदार बहुत ही ख़ास हैं। आज की किरदार भी बहुत ख़ास है, क्योंकि ये बागपत की बेटी जब आपको अपने संघर्ष, अपनी जीवनी, अपने बारे में बात करेंगी, तब आप शायद, हम बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जो कहीं हताश होती हैं, कहीं निराश होती हैं, कहीं सोचती हैं कि जो शुरुआत हम करें वो अ, एक उम्र के बाद नहीं कर सकते, तो वो सारी बातें आज धराशायी होने वाली हैं, क्योंकि हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने आए। बहुत सारे पुरस्कारों से पुरस्कृत, पुरस्कार भी आह्लादित होता होगा, पुरस्कार भी बड़ा इठलाता होगा जब ऐसी बेटी के द्वारा वो अपने आप को सम्मानित महसूस करता होगा। बिल्कुल, आइए हम बात कर रहे हैं हेड कांस्टेबल प्रियंका अरोड़ा जी की। नोएडा में कार्यरत बागपत की बेटी, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। आइए उनसे बात करते हैं, उनके बारे में जानकारी हासिल करते हैं और उनके जीवन की खट्टी-मीठी यादें, कुछ छुए, कुछ अनछुए पहलुओं पर बात करते हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी हमसे जुड़ गए हैं, अभिनंदन। अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। राकेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और चलिए बिना विलंब के उस बेटी से आपको मिलवाते हैं। प्रियंका जी, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और विशेष आभार व्यक्त करती हूँ हमारे निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि पहले मैं तो मैं कह रही आपका थी, आभार ही व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे आने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारा पटल धन्य हुआ है। आप जैसी वीरांगना महिला, आप जैसी सशक्त महिला, और लोग कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण का समय है। मुझे लगता है नारी को सशक्तिकरण की ज़रूरत नहीं है, नारी सशक्त है। आपका पुनः अभिनंदन करती हूँ हमारे इस पटल पर। और जैसे कि किरदार ज़िंदगी का आज 110वां एपिसोड है, 110 किरदार आज एकत्रित हो गए हैं, हमारी माला थोड़ी और बड़ी हो रही है। तो पुनः आपका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। जैसे कि हमेशा की तरह हमारी परंपरा रही है, जब हमारा कार्यक्रम शुरू होता है, तो हम हर किरदार से उनके व्यक्तिगत अ, कुछ प्रश्न हम व्यक्तिगत तौर पर पूछते हैं, जैसे कि आपकी परिवार के बारे में, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो यहीं से हम आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप अपने परिवार के बारे में हमें दर्शकों को बताइए। स्वागत है। जी। परिवार की बात करें तो थोड़ा बचपन की तरफ चलते हैं, घर से शुरुआत करते हैं। तो मैं घर में सबसे छोटी हूँ, मुझसे बड़े मेरे 2 भाई हैं, 2 बड़ी बहनें हैं। काफ़ी सपोर्ट रहा है घर में, सबसे छोटी हूँ तो पैम्पर में काफ़ी रही हूँ। तो स्ट्रगल घर पे तो सवाल ही नहीं था कि कुछ भी ऐसा लगे कि संघर्ष में कुछ जीवन हुआ है, एक नॉर्मल सी लाइफ़। पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन मैं बागपत की बेटी हूँ। तो पढ़ाई-लिखाई सब स्कूली शिक्षा, कॉलेज सब वहीं से ही हुआ है और जॉब में भी जॉब प्रोफ़ाइल भी शादी से पहले का ही है मेरा। पापा टीचर रहे हैं, अभी रिटायर हो गई हैं, मम्मी हाउसवाइफ़ हैं, मम्मी घर सँभालती हैं, पापा अध्यापक रहे हैं।
अध्यापन कार्य में थोड़ा-सा उनका ही योगदान ये था कि मैं भी पुलिस में ना जाके कोई टीचर बन जाऊँ, कोई अध्यापिका रहूँ, तो उनकी थोड़ी-सी सोच ये रही थी कि पुलिस की मानसिकता उनके लिए कुछ ठीक नहीं थी। उनको लगता था कि मैं अध्यापिका बनूँ। लेकिन आप पुलिस में आ गईं और वो भी खिलाड़ी के तौर पे। उस चीज़ का क्रेडिट मैं अपने बड़े भाई को देना चाहती हूँ। कह सकते हैं बड़े भाई हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी बहन की तरह नहीं रखा, एक बेटी की तरह मुझे उनसे प्यार मिला है। उनकी खुद की भी बेटियाँ हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा उन्हीं से ही बहुत योगदान, बहुत ज़्यादा सपोर्ट बड़े भाई का ही रहा है। यहाँ तक कि पुलिस में भी आने का भी और आज तक भी वो हर वक़्त मोटिवेट करते हैं और कभी-कभी फ़ोन पे जब भी बात होती है, तो उनको यही रहता है कि मैं कहाँ कितना आगे बढ़ रही हूँ, आगे कितना मेहनत करना है। वो हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। तो बड़े भाई का सपोर्ट है, बड़े भाई का सहयोग है जिसकी वजह से आज आप पुलिस फ़ोर्स में आई और जब आपने ये तय किया कि आपको पुलिस में जाना है, ये एक दिन की बात तो होगी नहीं। कहीं न कहीं बचपन से ही वो चीज़ जो चाहे वो देशभक्ति की भावना होती है या किसी अन्य पुलिसकर्मी को देखकर हम मोटिवेट होते हैं, उनसे हम प्रेरित होते हैं या कुछ ईश्वरीय देन होती है। आपके साथ ऐसा क्या था? ईश्वरीय देन कह सकते हैं, गॉड गिफ्ट तो नहीं, इस बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन ये था कि जब बचपन में मूवी वगैरह देखते थे, तो मूवी में वो रियल लाइफ में थोड़ा-सा अंतर होता है, लेकिन बचपने में हमने वो फाइटिंग देखी है कि पुलिस कैसे काम करती है या जो उनका अपना जो दिखाने का तरीका वो कुछ और होता है रियल लाइफ से। तो उनको देख-देख के लगा कि पुलिस की जॉब एकदम पावरफुल जॉब है, अच्छी फाइटिंग होती है, ये होता है, तो उसको देख के लगा कि पुलिस की जॉब भी बेटर है। बड़े भैया हैं, उनको ये फ़ोर्स कुछ ज़्यादा ही पसंद है। अपने लिए चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपना सपना शायद हम लोगों में पूरा किया है। ये बात आपने बड़ी अच्छी कह दी कि आपके भैया ने आपको सशक्त बनाकर अपना सपना पूरा किया। देखिए जो बड़े होते हैं, घर के गार्जियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, चाहे वो बड़े भाई हों, चाहे वो पिता हों, उनका सपना यही होता है कि जो काम हम नहीं कर पाए हमारे बच्चे करें। हम भी यही चाहते हैं कि जो काम हमसे अधूरा रह गया हो हमारे बच्चे करें। तो ये जो एक भावना होती है, एक इसको कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा होती है जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तो मैं आपके भैया को इस पटल के माध्यम से साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने आपको प्रेरित किया और आप भारत के लिए इतना नाम कमा रही हैं। तो उसका सारा जो श्रेय है वो आपके भैया को जाता है और भैया को हम नमन करते हैं। ये तो बात हो गई कि आपने लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो बचपन से ही आपको लगाव रहा होगा कि आप अ, खेलना पसंद करती हैं या एक समय के बाद आपको लगा कि आपको टेबल टेनिस ही खेलना है, कुछ और नहीं? शौक तो बचपन से ही स्पोर्ट्स का रहा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि टेबल टेनिस ही जॉइन करना है। स्पोर्ट्स अच्छा लगता था कि चलो खेल-कूद होना चाहिए जीवन में, ठीक रहता है। फिज़िकली आप फिट रहते हैं, आप मेंटली फिट रहते हैं। तो एक जॉब जब हम जॉब प्रोफ़ाइल में थे, तो जॉब करते-करते थोड़ा बोरिंग सा लगने लगता था कि एक ही वही 9 टू 6 की जॉब है या 8 टू 8 की जॉब है, उसमें डेली-डेली का वही सब, उसमें कुछ नया नहीं था। तब लगा अब पुलिस में जॉब के साथ-साथ इसमें स्पोर्ट्स भी होता है, बीच-बीच में गेम्स भी होते हैं, तो हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। पार्टिसिपेट किए 2013 में मैंने अपने पहली बार पार्टिसिपेट किया, लेकिन तब इतना कुछ नहीं आता था, तो पहली बार गए और हार के आ गए। फिर उसके बाद डिसाइड किया कि अब यही करना है और अच्छा करना है इसमें। तो 1-2 साल गैप करने के बाद 2016 से मैंने जॉइन किया और उसके बाद आज तक पीछे नहीं मुड़ के देखा है। भारत के लिए बहुत सारे गोल्ड मेडल मेडल आप लेकर आई हैं, स्वर्ण पदक लेकर आई हैं, रजत पदक लेकर आई हैं। अ, जो क्षण था आपके लिए जब पहली बार क्योंकि वो थोड़ी देर में हम तमाम दर्शकों के बारे में मैं आपको बता दूँ कि हमारे साथ कौन-कौन जुड़े हुए हैं और कौन-कौन आपको देखने आए हैं। डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सभी ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए। जैसा कि मैं कह रही थी कि अभी तमाम दर्शकों को एक बात बताना चाहती हूँ कि थोड़ी ही देर में
कार्यक्रम थोड़ा और परवान चढ़े, थोड़ी देर में हम एक वीडियो आपको दिखाएँगे, लेकिन उस वीडियो में न हमारा राष्ट्रगान है, तो आप जहाँ भी हो वहाँ खड़े हो जाएँ, क्योंकि हमारी परंपरा है, हम अपने गान का सम्मान करते हैं। अभी मैं नहीं दिखाऊँगी वीडियो, थोड़ी देर में दिखाऊँगी। उस वीडियो में सबसे ख़ास बात ये है कि जैसे ही स्वर्ण पदक भारत को मिलता है, भारत की झोली में आता है, तो वो राष्ट्रगान शुरू हो जाता है। वो दिल की धड़कन को और तेज़ बढ़ा देता है, और वो जो पल होता है वो मुझे लगता है कि अतुलनीय है, अद्भुत पल है वो। उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, जब राष्ट्रीय गान बजा था तो ये तो पहले ही हमने फिक्स कर लिया था कि जब मैं यहाँ से जो वहाँ के प्रेज़िडेंट हैं स्पोर्ट्स के, तो उन्होंने नॉर्मली हमसे पूछा कि आपके यहाँ अगर मेडल होता है तो फिर आप क्या चाहते हैं? तो ये मेरी इच्छा थी कि राष्ट्रीय गान बजे, और मैं यहीं से सोच के गई थी कि सिल्वर मेडल के लिए नहीं जाना है। जाना है तो गोल्ड के लिए, और फिर राष्ट्रीय गान तो विदेश में तो विदेश की धरती पे राष्ट्रीय गान बजवाना है। ये मेरी ये साइकोलॉजी यहीं से थी कि नहीं, सिल्वर भी नहीं, ब्रॉन्ज़ भी नहीं, सीधा गोल्ड लेके आना है और राष्ट्रीय गान बजेगा। अभी जब वहाँ से राष्ट्रीय गान वहाँ बज रहा था, तो वो वीडियो मैंने यहाँ पे सीनियर ऑफ़िसर्स को भेजी थी नोएडा में। तो उन्होंने फ़ोन पे जब मुझसे बात की, तो उन्होंने बोला, "बेटा, रोंगटे खड़े हो गए हैं, आपने जो काम किया है उसमें सुन के ना मन एकदम से रोंगटे-रोंगटे हो गया पूरा मन।" तो बहुत अच्छा लगा, वो प्राउड फ़ील हुआ उस टाइम जब उस तरीके से कोई आपको कहे, तो फ़ील आता है कि आपने कुछ अच्छा किया है, वरना अपने आप तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। वो फ़ील और वो रियलाइज़ तो दूसरा ही कराता है कोई। बिल्कुल सही कहा आपने, तो दिल थाम कर रहिए, क्योंकि हम थोड़ी ही देर में वो जो गर्व का अनुभव है करेंगे। लेकिन प्रियंका जी, एक बात और कहना चाहती हूँ कि महिलाएँ कोई भी कार्य करती हैं, महिलाएँ आगे बढ़ती हैं, तो महिलाओं का जो बैकबोन होता है, वो उसका परिवार होता है। वो ढाल की तरह आपके साथ खड़ा रहता है। तो इस मंच के माध्यम से आप अपने परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं? ताकि उन तमाम महिलाओं को एक संदेश जाए, जो आपकी तरह मेहनत करती हैं, आगे बढ़ती हैं और अपने देश के लिए नाम रोशन करती हैं। या वो महिलाएँ जो घर में बैठी रहती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, कर नहीं पाती। क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, किसी का भी मेरे मानना तो ये है, महिला हो या पुरुष हो, सफल अगर घर से कोई एक व्यक्ति हो रहा है, तो उसमें उस व्यक्ति का इतना क्रेडिट ऐसे नहीं कह सकती कि उसी ने कुछ किया है, उसमें आपकी पूरी फैमिली, उसके पीछे फैमिली खड़ी होती है। बिना फैमिली के सपोर्ट के तो आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे घर में मेरे भाई मेरे सपोर्ट में रहे हैं, फैमिली मेरी सिस्टर्स हैं, मदर हैं, फादर हैं, सभी ने बहुत सपोर्ट किया। शादी के बाद मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरी शादी हो गई है और मुझे थोड़ा बंधन में रहना है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं, ये नहीं पहनना, वो नहीं, या कुछ नहीं करना है, या पूछना है, परमिशन लेनी है, तो ही कुछ करना है। तो ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरी शादी हो गई, या मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी बाउंड नहीं किया कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। कभी भी अपनी कोई सोच मुझ पे कभी नहीं थोपी, या मेरे जो अपने विचार हैं, उनको कभी उन्होंने ऐसे नहीं किया कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसी मेरी हर बात को मान-सम्मान दिया उन्होंने। या फिर ये रहा कि मैंने कभी भी ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उनको रोक-टोक करने की ज़रूरत पड़े, सब कुछ हमेशा अच्छा करने का ही रहा था। बचपन से ही माइंड में ये था कि कुछ लाइफ़ में अच्छा करना है। अच्छा मीन्स ये था कि कोई ऐसी जॉब नहीं करनी थी कि 9 टू 5 हो या 9 टू 6 हो, इस तरीके की जॉब करके आप घर में जा रहे हैं। ये जॉब भी मैंने जॉइन की थी, लेकिन उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अच्छा हो रहा है, या आपको एक एक सोशल आपको पहचान मिल रही है, या आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं या फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने स्पोर्ट जॉइन किया। तो नॉर्मली नॉर्मली हम स्पोर्ट करते रहे, तो 2016 से रेगुलर मैं अभी कंटिन्यू गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं जीतती आ रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल जीते। तो उसमें भी काफ़ी प्राउड फ़ील हुआ, लाइफ़ में एकदम से मैजिकल चेंज आया उसके बाद से। जब अखिल भारतीय, उसमें मैं स्पेशली थैंकफुल जो नोएडा की कमिश्नर आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी हैं, उनका काफ़ी सराहनीय योगदान मेरे लिए रहा। लाइफ़ में इतना चेंज उनकी वज़ह से हुआ। 2022 की ये बात है, पंजाब में मेरे मेडल्स पड़े थे। तो उसके बाद लाइफ़ एकदम से नॉर्मल तो नहीं हो गई थी, कुछ चेंज हुआ था, ये मुझे भी, सबको, फैमिली को लगा कि एकदम मैजिकल चेंज आया है लाइफ़ में। नॉर्मल सी लाइफ़ नहीं रही थी।
स्ट्रगल सबसे ज़्यादा फिर यहीं से शुरू होना स्टार्ट होता है कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं। गिराने वाले भी बहुत हो जाते हैं, जब आप बहुत ऊँचाई पे जाते हैं तो आपकी टाँग खींचने वाले भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरीके की जर्नी में बहुत स्ट्रगल आती गई, आती गई। अब जब और आगे बढ़ना था, कुछ और अच्छा करना था, अब मुझे एक स्टेप और आगे चाहिए था, सैटिस्फैक्शन यहाँ पे नहीं हो रही थी। मन में यही था कि अभी कुछ और चाहिए शायद एक रुकावट जो होती है कि हाँ, सैटिस्फैक्शन कि यहाँ कुछ हो गया, नहीं वो सैटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था मन में, कुछ और करने का मन था आगे। तभी अब जब मुझे आगे बढ़ना था तो मेरे हस्बैंड ने डिसीज़न लिया कि एक स्टेप मैं पीछे लेता हूँ। तो हस्बैंड ने जॉब से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने जॉब ड्रॉप की क्योंकि घर में फैमिली, बच्चों में सब कुछ समय चाहिए। मुझे बाहर जाना है तो हस्बैंड बच्चों को देखते हैं, तो उन्होंने जॉब ड्रॉप करके अपना ही बिज़नेस सेटअप रेडी किया कि चलो कोई जो आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और रही बात जो घर में महिलाएँ या कुछ करना चाहती है उनकी, मैं तो फैमिली को यही एक कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ उन्हें भी सपोर्ट करें, उन्हें भी मौका दें। क्योंकि महिलाएँ मुझे नहीं लगता किसी चीज़ की मोहताज होती हैं या टैलेंट की किसी में कमी है। ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, तो ऐसा ही क्यों सोचना है कि पुरुष ही आगे बढ़ सकते हैं, वही कुछ कर सकते हैं। एक बार सपोर्ट बिल्कुल कीजिए सही या बात उनको है। भी आगे बढ़ना चाहिए। कोशिश एटलीस्ट उनको भी करनी चाहिए। मेरा ये बिल्कुल, मानना है कि ये नहीं कि आप किसी के लिए आप रुके हुए हैं कि कोई हमें सपोर्ट करे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। उनको बिल्कुल अपनी सही तरफ से बात तो कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप प्रियंका जी। और अब हम इस वीडियो की ओर चलेंगे और मैं आपका कैमरा ऑफ करती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप खड़े हो जाएँ और मैं भी खड़ी हो चुकी हूँ। तो उस वीडियो को हम देखने के लिए जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर हैं, क्योंकि भारत का गौरव बढ़ाने वाला वह वीडियो है। और मैं चाहूँगी कि आप सभी उस पल का आनंद लें, क्योंकि वो पल हमारे भारत के लिए, हमारे देश के लिए, हम सब के लिए गौरव का पल है। Nos acompaña Premier, el presidente de los Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos y presidente de la Asociación Internacional de Tácticas Policiales, Robert Thomas. Medalla de plata, de Ciudad de México, Navarro Cabrera Citlali Ángeles. Y medalla de oro de la India, Aurora Priyanka. Escuchemos ahora el himno nacional de India. भारत माता की जय। वाकई जय घोष करने वाला यह समय, यह पल। और अब हम अपने अपने स्थान पर चलते हैं। जी, बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत क्षण आपने भारत के नाम किया। और ये भारत कभी आपको भूलेगा नहीं, क्योंकि भारत के लिए जो आपने किया है,
भारत का नाम बढ़ाया विदेश में। और जो बात अभी प्रियंका जी आपने कह दी कि आपने ये कहा था कि अगर मैं गोल्ड मेडल जीतूं तो राष्ट्रगान बजना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इस बात के लिए भारत आपको हमेशा याद रखेगा। और सच में हम नमन करते हैं आपकी इस भावना को, इस जज्बात को, इस देश प्रेम की जो लहर आपके के रगों में दौड़ रही है कि आपने ये अपनी जो इच्छा है वो उनके समक्ष रखी है। बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ कुछ और दोस्त जुड़े हैं, हम चलिए जरा अपने पटल के उस पार देखते हैं। आदरणीय पिलकेंद्र अरोड़ा जी जुड़ गए हैं और इन्होंने खास मुझे कहा था कि प्रियंका अरोड़ा जी आ रही हैं, तो जरूर मैं आज उनको सुनना चाहूंगा। तो आपका तहे दिल से अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे हिंदी साहित्य संस्थान पटल के एक मजबूत, जिसको पिलर कहते हैं, वो है, क्योंकि समय समय पर आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग हमें मिलता रहा है। हम बहुत आभारी हैं। संगीता चौहान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। सरलेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अमित कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने आपके लिए लिखा है कि वो आपके ऊपर गर्व करते हैं, आपके शायद भाई हैं छोटे। और अस्थाना महेश प्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। राजीव अग्रवाल जी ने लिखा है बड़ा ही भावुक करने वाला पल होता है, वो बिल्कुल सही कहा है आपने। सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है जय हिंद, मेरा भारत महान। वाकई मेरा भारत महान है और हम बहुत गौरवान्वित हैं कि हम भारत की मिट्टी में पैदा हुए। बहुत सुंदर, इतनी खूबसूरत पल को हमें भी जीने का आपने अवसर दिया, उसके लिए भी हम आभारी हैं प्रियंका जी। लेकिन एक बात अभी आपने कही कि आपको 9 से 6 की ड्यूटी पसंद नहीं थी, लेकिन पुलिस वाले की ड्यूटी तो कभी कभी 24 घंटे की होती है। तो पुलिस फोर्स कैसे आपने ज्वाइन किया या कैसे सोचा आपने? देशभक्ति की भावना है वो अलग बात है, लेकिन अभी आपने कहा कि 9 से 6 की ड्यूटी नहीं करनी थी, पुलिस फोर्स कैसे फिर ज्वाइन किया, बताइए। नहीं, मैंने आपको बताया ये सपना बड़े भैया का था। उन्होंने देखा मतलब वो खुद जॉइन करना चाहते, लेकिन कह सकते हैं ईश्वर की ऐसी इच्छा नहीं थी, तो उन्होंने हमें अपना सपना, मैं एक्चुअल में मैं तो बीएडी कर रही थी, लेकिन उनको लगा कि नहीं, फोर्स जॉइन हो। उन्होंने अपनी खुद की दोनों बेटियों को भी पुलिस में जॉइन कराया है। अभी 9 से 6 मतलब 9 टू 6 तो ये था कि एक बोरिंग सा लगने लगा था कि आप 8 टू 8 जॉब कर रहे हैं, 9 टू 6 कर रहे हैं, या जितना भी आपका टाइम पीरियड है जॉब का, उसमें बोर जैसा लगने लगा था। कुछ नया नहीं उसमें। ऐसा पुलिस का, देखिए पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाए रखने का होता है। उसमें बिल्कुल सही। अपराध को रोकथाम करना है, या फिर जो अपराध घटित हो चुके ये हैं एक उसकी जांच एडवेंचर करना है। वाला ये जो बिल्कुल। नौकरी है, ये तो बड़ी रोचक नौकरी है, मैं कह सकती हूँ पुलिस ये वालों अभी की। जो मैंने एक छोटा-सा वाक्य बोला कि पुलिस का कार्य सिर्फ़ शांति व्यवस्था बनाना और अपराध की रोकथाम करना। ये इस वाक्य में एक बहुत तनावपूर्ण जीवन होता है। शायद सभी नहीं समझ पाएँगे, मैंने दोनों ही लाइफ़ जी हैं, तो ये एकदम से नॉर्मल लाइफ़ नहीं है पुलिस की, मुझे ऐसा लगता है। उसमें बहुत तनाव होता है, आप अपनी जॉब पे तनाव में रहते हैं, आप फैमिली में भी टाइम नहीं दे पाते हैं, फैमिली में भी कहीं न कहीं उतार-चढ़ाव आते हैं, तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर होता है, तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं स्पोर्ट्स का मेरे लिए ये रहा था कि आप कम से कम मेंटली फिट रहेंगे, फिज़िकल फिट रहेंगे, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, तो एकदम से चेंज हो जाती है लाइफ़। उसमें कहीं तनाव जैसा जीवन नहीं होता, स्ट्रगल दोनों में ही होता है। संघर्ष आपको अपनी जॉब में भी करना है, संघर्ष आपको बिल्कुल सही बात। स्पोर्ट्स में रह के करना है, मेहनत इधर भी होती है, उधर भी है, लेकिन कहीं आजकल देखते हैं ज़्यादातर मेंटली प्रेशर बहुत बना हुआ है लोगों के जीवन पे। अगर आप अपने आप को मेंटली ही फिट नहीं रखेंगे, तो आप अपनी फैमिली को, बाकी आपके आस-पास जो माहौल है, उसे भी आप ठीक नहीं रख पाएँगे। तो यही लगा कि स्पोर्ट्स बेहतर है। आपके लिए एक प्रश्न आया है, डॉक्टर पुष्पता तनेजा जी ने पूछा है कि क्या आप पुलिस की नौकरी से संतुष्ट हैं? देखिए संतुष्टि की बात ऐसी है लाइफ में, अगर आप कुछ चाहते हैं, मिलता है ठीक है, नहीं भी मिलता है,
तो आप उसी चीज़ को पसंद करिए। मेरा ये मानना है संतुष्टि आपको बनानी पड़ेगी। संतुष्टि कहीं नहीं होती है, आपके अपने अंदर होती है, अपने माइंड में होती है। आप वहीं से संतुष्ट हो सकते हैं, बाकी आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है। अब क्या जो बात है! जॉब चाहे आप बहुत टीचिंग लाइन बढ़िया। है, पुलिस की है, डॉक्टरी लाइन है, अब ये तो तनाव तो सब जगह मिलेगा और असंतुष्टि भी हर जगह मिलती है। लेकिन हमें अपने आप को किस फील्ड में लेके कुछ जाना है या कैसे आपको काम करना है, वही होता है। बिल्कुल, प्रियंका जी हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ आपकी हैं, उनमें से कुछ वीडियोज़ मैं दिखाऊँगी और फिर पूछूँगी कि ये क्या था, कब का है? लेकिन अभी तक जो स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ टेबल टेनिस की बात करूँ, कितने स्वर्ण पदक आप ले आई भारत के लिए? इंटरनेशनल मैं लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ही गई थी, बाकी अखिल भारतीय पुलिस में खेली हूँ और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट तो अभी काउंट तो नहीं कर सकते, काफ़ी सारे मेडल्स हैं, नहीं, कभी मौका अंतर्राष्ट्रीय की मिले बात अगर अगर मैं करूँ तो अंतर्राष्ट्रीय में मैंने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है अभी तक, मैं क्या लास्ट ईयर बात फर्स्ट टाइम ही गई थी। जी। फर्स्ट टाइम जब आप पहली बार आप खेलने गईं और निराशा हाथ लगी, उस समय क्या महसूस कर रही थीं? क्या मनस्थिति थी? क्या आपको लगा कि सारी ऊर्जा को समेटना है और आगे जाना है? क्योंकि निसंदेह यही सोचा होगा तभी आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपने स्वर्ण पदक जीता है। लेकिन एक मनस्थिति होती है व्यक्ति की, उस समय की जो मनस्थिति थी क्योंकि हम सब कहीं न कहीं जब हताश होते हैं, निराश होते हैं या हमें मनचाही चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, तो हम भी उसी दौर में होते हैं। तो आपने जो अनुभव किया उस दौर से निकलने के लिए हमें रास्ता मिले, आप अपने अनुभव को हमसे साझा कीजिए। ये 2013 लखनऊ की बात है, जब हम लोग हार गए थे, फर्स्ट टाइम गए थे, ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था, स्पोर्ट्स भी अच्छा नहीं था। तो जब हारने के बाद अवार्ड सेरेमनी थी, मैंने वो अटेंड नहीं की, मतलब जहाँ अवार्ड सेरेमनी हो रही थी, मैं उस हॉल के बाहर बैठ गई थी। मैंने उस दिन डिसाइड किया था क्लैपिंग दूसरों के लिए नहीं करनी है तो सब मिल-जुल के करेंगे, ऐसा नहीं है कि हार गए तो अपने लिए। अब वो मुझे बार-बार जो फ़ील आ रहा था अंदर से, जो म्यूज़िक आ रहा था, जैसे अभी किसी का नाम अनाउंस हो रहा है तो वही अंदर से फ़ील ये था कि नेक्स्ट ईयर अपना ही नाम होगा, क्लैपिंग हम भी करेंगे लेकिन दूसरों के लिए, अपने लिए भी कराएँगे। तो उस टाइम माइंड सेट किया था कि अभी ब्रेक लेना है और रेडी होके आना है बिल्कुल। और फिर बिल्कुल आप रेडी हो गई। जी, बिल्कुल। आपने एक बात और बताई थी कि आपको इतनी अपने काम के दौरान आपकी जो आपके बड़े ओहदे पर हैं, एसीपी हैं या डीसीपी हैं जो भी हैं या कमिश्नर हैं, उन्होंने आपको बिल्कुल आज़ादी दे रखी है कि आप जी, ड्यूटी ज़्यादा मत करो लेकिन आप भारत के लिए पदक लेकर आओ तो आप जी, प्रैक्टिस करो। ऐसा कुछ है? जी। हाँ जी, मेरी सुबह-शाम प्रैक्टिस रहती है। मैं फ्री रहती हूँ कि मुझे दिल्ली में प्रैक्टिस करनी है, गाज़ियाबाद में करनी है या कहीं भी, तो मुझे लास्ट ईयर से बिल्कुल उन्होंने सीपी जो श्रीमती लक्ष्मी सिंह जी हैं, उन्होंने और या फिर बात करें जो वर्तमान में नोएडा के डीआईजी साहब हैं, श्रीमान बबलू कुमार सर हैं, उन्होंने बिल्कुल ऐसे फ्री किया हुआ है कि आप सिर्फ़ देश के लिए खेलें, देश के लिए या नोएडा के लिए खेलें, आपको कोई ऐसा नहीं होगा कि आप बाधित है जॉब ड्यूटी के लिए, आप ड्यूटी फ्री रहेंगे लेकिन प्रैक्टिस करें। उन्होंने मेडल्स का इतना सम्मान किया है, जो भारत के लिए आए हैं, जो राष्ट्रीय गान बजाते हैं, उसका इतना सम्मान किया है, तो मुझे इतनी परेशानियाँ नहीं होती हैं ड्यूटी के लिए कुछ भी। मेरे लिए वो बहुत सपोर्टिव हैं, दोनों ही मैं मैम की बात करूँ क्या स्पेशली, बात! तो बहुत मैम तो बढ़िया। हर वक़्त हमेशा मेरे लिए रेडी रहती हैं वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ और वीडियोज़ हमारे पास हैं। मैं चाहती हूँ कि अपने दर्शकों को दिखाऊँ। वो समझते हैं कि हमें सब कुछ किस्मत से मिल गया है। इस किस्मत को पाने के लिए हमने कितने आंसू बहाए हैं, हम कितनी बार टूटे हैं और हमने कितने अंधेरे देखे हैं, ये बस हम जानते हैं। इसलिए हमें लोगों के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि समंदर की गहराई किसी के कहने से कम थोड़ा ना हो जाती है। क्या बात! क्या बात है! ये क्या कौन-सा पल था जब आपको ये अवार्ड मिल रहा था? ये इसके बारे में मेरी इंटरनेशनल मेडल्स के बाद ये समाज संभव संस्था है, तो इन्होंने मुझे सम्मानित किया था जनवरी में, इसी साल।
ये वहीं का है। कुछ और आपके खेल को हम देखना चाहते हैं और ये वो गोल्ड मेडल है, तमाम दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ, गोल्ड मेडल और सिल्वर जो आप लेकर अपनी आए। किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, अपनी किसी भी मेहनत को बेकार मत मानना, मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी, बस हार मत मानना। क्या बात। ये क्या आप प्रैक्टिस कर रही थी? जी हाँ, ये 1 घंटे की प्रैक्टिस होती है मल्टी बॉल की। इसमें आपकी 500 या 1000 बॉल होती हैं, जो आपको बिना रुके ये सब शॉट्स लगाने ही होते हैं। 1 घंटा ये प्रैक्टिस में जाता है, बाकी का मैच में जाता है। कुछ प्रैक्टिस सर्विस प्रैक्टिस होती हैं, हमारे थोड़ा पास बहुत एक और देखिए। वीडियो है, वो भी हम देख लेना चाहते हैं। ये वीडियो, ये भी प्रैक्टिस की वीडियो है? ये नहीं, ये इंटरनेशनल वीडियो है। ये यूनिसेक्स एक मैच हुआ था, बोलिविया के पुलिस डिपार्टमेंट से थे ये। इनके साथ मेरा मैच, एक छोटी-सी क्लिप थी वीडियो की। इनसे मैं क्वार्टर फाइनल जीती थी। बहुत बढ़िया। और एक खास वीडियो हमारे पास है, लेकिन वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है। और राकेश द्विवेदी जी, बहुत-बहुत आपका अभिनंदन है। बहुत समय बाद आपका पदार्पण हुआ, मुझे अच्छा लग रहा है। अमित कुमार जी लगातार बने हुए हैं, संजय जी जुड़े हुए हैं। सभी से एक ही आग्रह करती हूँ, इस कार्यक्रम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि भारत की एक बेटी है जो भारत के लिए इतने सारे स्वर्ण पदक जीत कर लेकर आई है और आने वाले समय में बहुत कुछ भारत के जो भारत की झोली है उसमें आने वाली है। तो लोगों तक ये बात ज़रूर पहुँचनी चाहिए। गोल्ड मेडल या मेडल ना आना किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप जाते हैं किसी प्रतिस्पर्धा पर, तो 2 मिश्रित भाव होते हैं मन में। जब गोल्ड मेडल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो मन में बड़ा लगता है कि मिलना ही चाहिए और मैं करके दिखाऊँ, ऐसा होता है मन में। और वहीं कभी निराशा हाथ लग जाती है तो एक प्रेशर होता है थोड़ा, क्योंकि देश के लिए हम कुछ करने गए थे और हम कर नहीं पाए। ये जो एक प्रेशर होता है, वो प्रेशर खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है। उस प्रेशर से निकलने के लिए आप कोई ऐसा रामबाण उपाय बताएँ, ताकि इस कार्यक्रम को जो भी देखे, कोई बच्चा खेल रहा होगा, कोई महिला खेल रही होगी, कोई बिटिया खेल रही होगी, कोई पुरुष खेल रहे होंगे, तो उनके भी जो दिमाग में है वो सारी बातें आपके द्वारा कही गई, वो सेट भी हो जाए और थोड़ा वो इन सब चीज़ों से अपने आप को ओवरकम कर पाएँ। तो उनके लिए उन भावों को किस तरह से हम अ, या नज़रअंदाज करें, या क्या कुछ हम करें जो हम अपनी ऊर्जा को संजोएँ और आगे बढ़ें? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं कि कुछ भी चीज़ स्थायी नहीं है। अगर आज आप जीत रहे हैं तो कम से कम ये भी सोच लीजिए कभी आपको हारना पड़ा। अगर जो खुशी आप आज मना रहे हैं तो दुःख का भी सामना करना पड़ सकता है। ये मेरा मेरा एक बेटा है, वो 2 बेटे हैं मेरे। बड़ा बेटा 9 ईयर का है, वो बैडमिंटन प्रैक्टिस के लिए जाता है। तो मैं उसको अभी से ये चीज़ें माइंड में डालनी स्टार्ट कर दी हैं कि हमेशा ना जीतने के लिए नहीं खेलना होता, या हमेशा आपको जीत ही हासिल नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ। शुरू में कभी ऐसा हुआ 1-2 बारी मेरे साथ ही कि हमने अपने थोड़ा-सा ड्रीम देख लिया कि चलो भई अब ये मेडल आना ही आना है, बिल्कुल 100% श्योरिटी हो गई है। माइंड भी अपसेट, हम भी मतलब पूरी चीज़ें काफ़ी खराब होने लगती हैं उस बीच में।
लेकिन पहले ऐसा था, अभी माइंड में ये हो गया है कि अगर आप जीत रहे हैं तो हार भी सकते हैं, और अगर आप हार गए हैं तो आप नेक्स्ट टाइम ज़रूर जीतेंगे। थोड़ी बहुत कोशिश कम रही होगी या कुछ रीज़न रहे होंगे जिससे आप नहीं जीत रहे हैं, तो उन कमियों को देखिए और आगे बढ़ें। डिमोटिवेट तो माइंड नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि परमानेंट तो यहाँ कुछ भी नहीं होता है। आज हार रहे हैं तो कल जीत भी जाएँगे। थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत हो। सब असफलता के बाद सफलता का मज़ा कुछ ज़्यादा ही आता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, शुरू में जब बिल्कुल जीतते सही थे कहा। तो नॉर्मल सी लाइफ़ थी, लेकिन जब कभी 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं हार गई थी, उसके बाद जब ये अचीवमेंट हुई इंटरनेशनल, तो कुछ और ही ख़ास, इसका टेस्ट अलग ही था। बिल्कुल सही बात है। सब्र का फल मीठा भी होता है और दुगनी ऊर्जा से आप आगे कार्य करती हैं तो सफलता हाथ लगती है। अ, आपकी जो दिनचर्या है, वो दिनचर्या क्या है? कितने घंटे प्रैक्टिस करती हैं? कब उठती हैं? क्या खाती हैं? क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और मैं खुद जानना चाहती हूँ कि आपकी पूरी दिनचर्या क्या है? आप हमें ज़रूर बताएँ। सुबह जल्दी जगना होता है क्योंकि प्रैक्टिस पे जाना होता है, बच्चे हैं 2, बेटा स्कूल जाता है, हस्बैंड भी ऑफ़िस जाते हैं। तो इस बीच में मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव हैं, मुझे सिर्फ़ सुबह जल्दी जग के खाना रेडी करके, बेटे को रेडी करके निकलना होता है। बाकी का हस्बैंड मेरे बेटे को स्कूल भेजना है या कुछ भी बाकी की चीज़ें मैनेज वो कर लेते हैं। 3-4 घंटे की प्रैक्टिस के बाद मैं आ जाती हूँ, उसके बाद मेरा छोटा बेटा स्कूल जाता है, हस्बैंड जाते हैं, उनको भेजने के बाद अपने लिए समय मिलता है। अब उसमें आप आराम कर रहे हैं या फिर घर की देख-रेख कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं हो पाता है, वो 12 से 3 बजे तक का या 11 से 3 बजे की टाइमिंग घर की होती है, बाकी फिर इवनिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, या फिर शाम को जाने में भी ट्रैवलिंग टाइम भी होता है, 1 डेढ़ घंटा ट्रैवलिंग टाइम में निकल जाता है, फिर वहाँ 3-4 घंटे प्रैक्टिस के होते हैं, फिर आते हो, फिर ट्रैवलिंग, फिर वापस आते हैं, वही घर का जो एक हाउसवाइफ होती हैं या घरेलू औरतें होती हैं, सेम वही लाइफ होती है, उसी तरह से वो भी जी जाती है फिर। प्रियंका जी, खाने-पीने पे कुछ विशेष ध्यान देती हैं आप? खाने-पीने पे मैं ख़ास अपना ध्यान नहीं रख पाती, ये ज़िम्मेदारी मेरे हस्बैंड की है। काम क्या बात! करते-करते वो ये ध्यान रखते, वो ही खिलाते-पिलाते रहते हैं, आगे-पीछे घूमते हुए अपनी उसी तरीके से वो मैनेज करते हैं बच्ची की तरह। क्या तो बात है! ये क्या मेरी बात ज़िम्मेदारी नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी पतियों को एक संदेश जाएगा कि अपनी पत्नी के आगे-पीछे घूमिए और उनको खाने-पीने में थोड़ी सहूलियत दीजिए। राकेश द्विवेदी जी ने लिखा है कि वो 100% एग्री हैं आपसे, आपकी बातों से सहमत हैं, क्योंकि जो प्रैक्टिस करते हैं, वो ही परफेक्ट कोई भी व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो लगातार किसी भी कार्य को हम करते हैं तो हमें वो सिद्धि प्राप्त होती है। जैसे कि किरदार ज़िंदगी लगातार हमने चलाया, परिचर्चा लगातार मैं चला रही हूँ पूरी टीम के साथ। तो वो जो प्रैक्टिस है हमारी, या जो हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, उससे निखार आ रहा है। तमाम दर्शकों से एक ही गुज़ारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। प्रियंका जी, आगे भारत के लिए जो भी आप खेलना चाहती हैं, आगे की क्या आपकी योजना है, या अ, आपकी जैसी और लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाहती हैं, या कुछ कोई एकेडमी खोलना चाहती हैं? क्या कुछ है आपके ज़हन में जो आप भारत की के नागरिक होने के नाते भारत को देना चाहती हैं? देखिए, मेरी तो यही इच्छा है कि कोई अगर बेटी कुछ करना चाहती है स्पोर्ट्स में या वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रही है, तो मैं अपनी तरफ से उसका पूरा खर्च अफ़ोर्ड करूँ, मैं उसको प्रैक्टिस कराने में, आगे बढ़ाने में मदद करूँ। ईश्वर से मैं ये दुआ करती हूँ कि मुझे इस लायक बनाए, मैं किसी बेटी को काबिल करूँ। और आगे की योजनाएँ तो अभी टूर्नामेंट है, तो वो उसपे मैं ज़्यादा अभी डिस्कस करना नहीं चाहती हूँ। अ, रिज़ल्ट आएगा तो बिल्कुल आपके शो पे फिर दोबारा आने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल रिज़ल्ट आएगा और सभी हुँ। उत्साहित हैं, सभी के इतने सारे संदेश आ रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बहुत सारे संदेश हैं और सभी बहुत चाव से, बहुत लगाव से, बहुत धैर्य से आपकी बातें भी सुन रहे हैं और बहुत सारे संदेश हम तक पहुँच रहे हैं, आप देखें। आपके बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि उनकी मम्मी हैं जो इतना कुछ कर रही हैं, देश का नाम रोशन करती हैं। बच्चों की तरफ से बच्चों की अपनी एक कोमल भावना होती है,
कैसा लगता है बच्चों को आपको इस तरह आगे बढ़ते देखकर, या फिर बच्चों के मन में भी बात आती होगी, कभी कहा हो कि मम्मी हमें आप पे नाज है या गर्व है, कुछ इस तरह से? तो वो तुतली मेरा बोली में क्या कहा आपके बच्चे ने? वो मेरा बड़ा बेटा अक्सर मुझे कहता ही रहता है, स्कूल जाता है तो वो मुझे बताता है कि मम्मी आप मेरे दोस्त की फेवरेट हैं, स्कूल में आपकी बातें होती रहती हैं, टीचर्स भी पूछती हैं, उसको काफ़ी प्राउड फील होता है। वो अक्सर कहता रहता है मम्मी आप हमारे लिए बहुत कुछ करती हैं, आपने हमें इतना नाम दिया, इतना सम्मान दिया, मैं बिल्कुल आपकी जैसा बनना चाहता हूँ। तो मैंने क्या बात! उसको टेबल टेनिस तो नहीं लेकिन बैडमिंटन में उसको मैंने लगा के रखा है कि वो कुछ करे, लेकिन मैंने उसको कभी ये फ़ोर्स नहीं किया है, अभी स्टार्टिंग है उसकी, कि मुझे वो मेडल ही लाके दे। मैंने उसको कभी ऐसे नहीं बोला है, सेकंड, थर्ड जो भी प्लेस हो नहीं हो, बस ये रहेगा कम से कम फिज़िकली फिट रहेगा, मेंटली फिट रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बच्चों की अपनी एक भावना होती है, और कहीं न कहीं चाहे कोई पिता पुलिस फ़ोर्स में है या किसी बड़े पद पर है या माँ है, तो बच्चों के अंदर एक वो भावना भी आ जाती है कि मेरी मम्मा ये हैं या मेरे पापा ये हैं। तो एक गर्व की अनुभूति बचपन से ही मिलती है, और वो ही शायद एक ऑरा है, एक ऊर्जा है, जिस पुंज को लेकर बच्चा बड़ा होता है, और फिर वो उन बच्चों की दिशा आपने बदल दी है। अब आपको देखकर बच्चे वही करेंगे जिससे उनको गर्व महसूस हो। तो ये बच्चों जी। के लिए आपने बहुत अच्छा किया है। जी, बिल्कुल, मेरे दोनों ही बच्चों को लगता है कि उनको पुलिस फ़ोर्स जॉइन करना है। छोटा बेटा अभी 3.5 साल का है, तो उसको अभी से ही लगता है, वो बहुत बोर अभी तोतली भाषा में बोलता है कि स्कूल में कब तक जाता रहूँगा, मुझे तो कब पुलिस बनना है, मैं कब बड़ा होऊँगा। उसको तो डेली का यही रहता है, यूनिफ़ॉर्म कब पहननी है, कब पहननी है। तो बड़े और छोटे दोनों बेटों को पुलिस फ़ोर्स जॉइन करने का मन रहता है। छोटे बेटे का अभी छोटा है, तो उसको लगता है गन मिलती है, गन चलाते हैं पुलिस वाले। अभी वो चीज़ें कुछ और ही माइंड में रहती हैं उसके। बड़े बेटे की में थोड़ा लगता है, क्योंकि वो मेरी अक्सर अवार्ड सेरेमनी उसने बचपन से ही जॉइन की, क्योंकि बड़े बेटे के टाइम पे मैंने उसको हमेशा अपने साथ ही रखा है। कहीं जाना है, टूर्नामेंट है तो भी मैंने उसको अपने साथ ही रखा है। उसको इधर-उधर बिठा दिया करती थी, खेलती थी, साथ लाना, ले जाना। कभी ऐसे भी लाइफ में रहा है कि अभी गाड़ी नहीं आती थी चलानी शुरू में, लेकिन बहुत ज़्यादा आती थी तो थोड़ी कम आती थी, एकदम क्लियर नहीं था। तो उसको मैं साथ स्कूटर पे बिठा के अपने कमर पे बाँध के चुन्नी से उसको लाना, ले जाना, थोड़ा-सा लगता था उस टाइम पे। बहुत स्ट्रगल रहा है यहाँ तक आने में। बच्चा सो भी जाता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र होता है, आप 1 डेढ़ घंटे का बिल्कुल रास्ता सही। तय कर रहे हैं, तो बच्चा सो जाता है उस दौरान। उसने वो सब देखा है, बचपन से वही यही सारी चीज़ें उसने देखी है, तो माइंड में उसको ये रहता है मुझे भी लाइफ़ में कुछ अच्छा करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बहुत प्यारा संदेश आपके लिए आया है। आदरणीय डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने लिखा है कि सहज स्वाभाविक बातचीत की शैली बहुत प्रभावित कर रही है, जबकि पुलिस सेवा में बातचीत का यह स्तर, यह शैली होती नहीं है। दरअसल बिलकेंद्र सर, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत ही आराम से बातचीत चल रही है। पुलिस के रोल में जब ये आएँगी तो ये डंडा उठाएँगी। अभी डंडा उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सौम्यता, ये सौम्य है, क्योंकि अच्छा आपको संपर्क क्रांति परिवार की ओर से भी एक सम्मान मिला है। जी, ओजस्विनी सम्मान है या राष्ट्र शक्ति शिरोमणि सम्मान है? ये राष्ट्रीय शक्ति शिरोमणि सम्मान है। 2024 में मिला है। हाँ जी, 2024 में मिला था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और संपर्क क्रांति परिवार बहुत नेक काम करता है। ये वैसा परिवार है जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर इतना, मतलब इतने सुंदर तरीके से सम्मानित करते हैं। इतना रानी वाला जो एक भाव होता है वो आता है मन में। आप सिंहासन पर बैठते हो, बड़ा सुंदर अनुभव होता है वो। तो इस परिवार को मैं साधुवाद देती हूँ। संगीता चौहान जी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और बस एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करें। सौम्यता की बात हो रही है, सहजता की बात हो रही है। पुलिस की ड्यूटी में जब ऑन ड्यूटी आप होती हैं, जिस तरह से अभी आप मृदुभाषिणी हैं, क्या उस समय भी यही रहता है रूप, या फिर चलता है वो डंडा? नहीं, नहीं, मेरी शुरू से ही कोशिश रही है कि चीज़ें ना बातों से हैंडल हो जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि प्यार की भाषा सबको समझ आती है।
डंडे की भाषा सबको समझ नहीं आती और शांति से जितना बात हो सके या फिर मुझे लगता है जहाँ पर जिस पोजीशन पर मैं हूँ, उसके साथ पूरा जस्टिस होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए। किसी के साथ कोई अनफेयर कोई ऐसी चीज़ ना हो कि पुलिस की छवि खराब हो या मेरी शुरू से कोशिश ये रही थी जॉइनिंग से पहले मतलब माइंड में जब था कि चलो प्रोसीजर चल रहा है, कि जब मैं जॉइन करूँगी या आज भी मैंने जॉइन किया हुआ है तो किसी को हम पैनिक ना होने दें या किसी को हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा ना हो कि कोई भी पुलिस की गरिमा को खराब करे। क्योंकि पुलिस ऐसी होती नहीं है जैसा लोगों ने अपने माइंड को सेट कर रखा है। इधर-उधर कहीं देख लिया कि ये फ्री का है या रिश्वत ले ली है, कुछ भी देखिए हर जगह कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कुछ न कुछ होता है, लेकिन पुलिस इतनी खराब नहीं होती जितनी लोगों ने अपनी साइकोलॉजी बना रखी है। क्योंकि अब आप देख लीजिए घर में कोई बड़ा फैमिली मेंबर कोई होता है, तो वो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट वही होता है क्योंकि उसको घर में अनुशासन बनाए रखना होता है, पूरे परिवार को समेट के रखना होता है। तो वही चीज़ पुलिस की भी होती है क्योंकि शांति व्यवस्था अगर आप की बहू, बेटियाँ, लड़कियाँ घर से घूम रही हैं बाहर लिबर्टी में आपको देर रात तक घर से आ रही हैं, तो उसमें कहीं न कहीं ये स्ट्रिक्टनेस पुलिस की होती है। जब तक पुलिस इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता कि आप उसमें कहीं राम राज्य आ सकेगा। आपको तो क्या फिर लगता इसी है तरह से प्रियंका जी, आपको क्या लगता है कि आप पहले के समय और अभी के समय में सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें, चूँकि आप देख रही हैं बहुत सारे जो केसेस रेप के आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इन दिनों समाज में। तो सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की जो भूमिका है इन दिनों, वो पहले से बेहतर हुई है? क्या पहले से बेहतर जो कंप्लेन है वो रजिस्टर्ड हो पाती है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो पाती है? क्या एक पुलिस होने के नाते आप ऑन ड्यूटी हैं, अगर आप अपने महकमे के बारे में कोई संदेश हमारे समाज को देना चाहती हैं तो आप ज़रूर दें। देखिए मेरी जॉइनिंग मैं नोएडा में हूँ, पोस्टिंग मेरी। तो अगर आप नोएडा के आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पहले में और अब में तो बहुत अंतर आ चुका है क्योंकि सबसे ज़्यादा अपराधों पे जो काम हुआ है वो नोएडा में मुझे लगता है कंट्रोल हुआ है। ये सब श्रीमती आदरणीय जो कमिश्नर नोएडा की लक्ष्मी सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा काम चल रहा है और वहाँ सब कुछ सुशासन तरीके से चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ भी इम्बैलेंस है या वहाँ की पुलिस जो मैं पोस्टिंग हूँ, मैं तो चाहती हूँ मेरी सारी जॉइनिंग यहीं पे ही निकल जाए पूरी जॉब क्योंकि यहाँ से बेहतर मुझे कहीं अभी तक नहीं लगा है। जो काम करने का यहाँ की पुलिस का तरीका है, पब्लिकली ज़्यादा सुना जाता है, पब्लिक को आप देख सकते हैं आंकड़े उठा के, तो यहाँ चीज़ें खराब नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। तमाम दर्शकों के पास एक संदेश गया है आपके माध्यम से। सुनील शर्मा सागर जी ने लिखा है कि शानदार शख्सियत हैं आप, और पिलकेंद्र सर ने लिखा है हमारे उज्जैन आईजी रहे पवन जैन जी, वे इतने शांत और विनम्र और सौम्य थे कि उनके हाथों गिरफ्तार होने की तमन्ना होती थी। पुलिस वाले अगर इस तरह हो गए तो क्या होगा, आप बताइए? इतने सौम्य हो जाएँ कि उनके हाथों गिरफ्तार होने का मन करे तो पूरा जेल जो है, जेल की जो व्यवस्था है वो बहुत अस्त-व्यस्त हो जाएगी। लेकिन हाँ, सौम्यता ये एक देन है, मुझे लगता है परिवार की ओर से या परमात्मा की एक देन है, जिसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और ईश्वर हमें हमेशा अच्छी चीज़ें देता है। समाज में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें क्या ग्रहण करना है वो हमें देखना है। भगवान ने तो पूरी प्रकृति बहुत खूबसूरत बनाई है। प्रियंका जी, समय बीत गया, पता ही नहीं चला, इतनी सारी बातें हमने कर ली। आपके जो टेबल टेनिस की जो आपकी यात्रा है, उस यात्रा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ भारत के लिए, और आप पदक जीतें, भारत का नाम रोशन करें, भारत आपको युगों-युगों तक याद रखे, हम सब आपको याद रखें। और चलते-चलते क्या कहना चाहेंगे आप? और लास्ट में एक यही है कि संघर्ष करो, आगे बढ़ो, बढ़ना भी चाहिए। एक इंग्लिश में एक कहावत है, "आई स्मूथ सी नेवर मेट ए स्किलफुल मैरिनर" तो संघर्षों के बिना तो आप कुछ नहीं कर सकते या इसका एक हिंदी में कहें कि एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन सकता। जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, निरंतर आगे नहीं बढ़ेंगे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएँगे। घर बैठे तो कुछ नहीं हो सकता है, बाहर निकलना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सफलता पानी है, देश के लिए कुछ करना है, घर परिवार के लिए कुछ करना है। मानव जीवन है तो उसको अच्छे से जिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है।
बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी आपने कि मानव जीवन है 84 लाख योनियों के बाद एक मानव शरीर मिलता है और उस मानव जीवन को हम अगर बाकी गलत कामों में जाकर या गलत संगत में पढ़कर अपने जीवन को नष्ट ना करें, भारत के लिए, देश के लिए, अपने समाज के लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और ये आपका व्यक्तित्व है जो हमें इस ओर चलने की प्रेरणा देता है। आपके उज्जवल भविष्य की हम सब कामना करते हैं। भारत के लिए बहुत सारे पदक आप लेकर आए, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत आभार और इसी तरह आप आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम प्रियंका जी से बातें कर रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे और संघर्ष से ही हम खिलते हैं। संघर्ष के जो पुष्प होते हैं वो बहुत धीरे-धीरे पल्लवित होते हैं लेकिन होते ज़रूर हैं। तो धैर्य रखिए, अगली बार नए किरदार के साथ। तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।